ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी कहानी के कपल को दिखाया जाता है जिनके लिए यह पूरा ड्रामा बना होता है। हम देखते हैं कि इनके बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बन रहे होते हैं और आपस में क्लोज मोमेंट्स बन रहे होते हैं, और इसी के साथ कहानी अब अगले दिन शिफ्ट होती है जहां पर हमारी कहानी की मेन लीड ऑरेंज की आंख खुलती है और हम देखते हैं वह बोलती है कि वह इस जगह पर कैसे पहुंची। उसका तो यहाँ पर आने का कुछ प्लान भी नहीं था। और इसी के साथ अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। हम ऑरेंज को एक पार्टी के अंदर देखते हैं जहां पर वह एक बॉक्स के अंदर होती है। यह बॉक्स कोई बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स होता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो उस डब्बे को ओपन करता है और ये लड़का ऑरेंज का क्लासमेट होता है, और इसी के साथ वह उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, इस गिफ्ट बॉक्स में तुम क्या कर रही हो? यह पार्टी मेरे डैड के लिए है। और इसी के साथ कहानी 2 मिनट पॉज होती है और हमें पता चलता है कि ऑरेंज कोई फेमस नोबल पढ़ रही थी और यह कहानी उसी नोबल की है। ऑरेंज को रियलाइज होता है कि यह कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक फिक्शनल दुनिया है और ये यहाँ पर कहानी की मेन हीरोइन होने का रोल प्ले कर रही है। और अब इसे पता है कि इसे कहाँ जाना है और इसीलिए ये इस कहानी के मेन हीरो लाइन को ढूंढने लगती है जिसके लिए यह पार्टी रखी होती है। अब वह एक बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर उसे ढूंढने के लिए इधर उधर चली जाती है। तभी उसे लाइन वहाँ से आता हुआ दिखाई देता है। वह अपना पैर स्लिप करवा के उसके पास में चली जाती है और इसी के साथ इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ऑरेंज ये सब सोच सोच कर खुश हो रही होती है। तभी वहां पर लायन आ जाता है। ऑरेंज उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया कि ये मेरे साथ कितना बड़ा दिखेगा, मतलब इसकी एज मुझसे कितनी ज्यादा है, पर कोई नहीं, ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। और वह खुश होने लगती है। लायन उसके पास आता है, उसे एक चेक निकाल कर देता है और कहता है कल रात जो कुछ भी हुआ ये उसका कंपनसेशन है। साथ में वह उसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसके फ़ोन पर ट्रांसफ़र करता है और कहता है एंजॉय करो जाकर, और उसको एक शर्ट फेंक के देता है और कहता है जल्दी से कपड़े पहनकर अपने घर निकल जाना। ऑरेंज उसकी तरफ देखती है और खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लायन नीचे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ऑरेंज उसके पास आती है उसी की दी हुई शर्ट पहनकर और वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। लायन को उसकी तरफ देखकर अट्रैक्शन हो रही होती है। वह धीमे धीमे करके लायन के क्लोज जाती है, उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और उसे किस भी करती है। लायन यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है लेकिन वह ऑरेंज को देखकर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसा इतने सालों में पहली बार हुआ होता है। तभी वहाँ पर लायन की सेक्रेटरी आती है जो कि लायन को पसंद करती है और वह लायन और ऑरेंज को इतना क्लोज देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पर वह इस मोमेंट पर ये सच चीज़ें नहीं दिखा सकती थी। इसीलिए वो लायन से कहती है, बॉस आज हमारी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हमें चलना पड़ेगा, हमारा अगला क्लाइंट हमारे लिए वेट नहीं करेगा। लायन ऑरेंज से कहता है मुझे जाना पड़ेगा पर तुम अपना खाना अच्छे से खा लेना, ठीक है, और उसके बाद स्कूल चली जाना। ऑरेंज उसकी तरफ हाँ में जवाब देती है। जैसे ही बॉस वहाँ से जाता है, लायन की सेक्रेटरी ऑरेंज से कहने लगती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपनी ब्यूटी का यूज़ करके इतने बड़े आदमी को अपने जाल में फंसा लोगी? ऑरेंज यहाँ पर उस लड़की की तरफ देखती है। उसे उसके अंदर से जलन की बदबू आ रही होती है, इसीलिए वह उसको आंटी कहकर बोलती है। कहती है, आंटी आपको क्या तकलीफ है? मैं चाहे इतने बड़े आदमी को अपने जाल में फंसाऊं या इससे छोटे आदमी को, आप अपने काम से काम रखिए ना। और वह उसको वहाँ से उल्टे जवाब देकर चली आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह घर से बाहर निकल रही होती है। तभी इसकी मुलाकात होती है लायन के बेटे से, जिसकी एक झलक तो ऑरेंज के ऊपर पड़ जाती है, पर वह उसे नहीं पहचान पाता है। पर डाउट में आ जाता है कि उसके फादर के घर पर कोई रैंडम लड़की क्या कर रही है, पर वह उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और इन चुपचाप से जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है जो कि लायन ने उसके लिए भेजी होती है। और वह गाड़ी के अंदर से बैठकर कह रही होती है कि लायन के बेटे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसकी मदर मैं बनने वाली हूँ, क्योंकि वह मुझे पसंद करता है, मेरा क्लासमेट है, मैं कभी भी उसकी ब्राइड नहीं बनूंगी। और इसी के साथ अब ड्रामा नेक्स्ट सीन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम ऑरेंज को देखते हैं। वह एक बहुत ही फैंसी मॉल के अंदर होती है जो कि उसके कैंपस के अंदर होता है और वह वहाँ घूम रही होती है और कह रही होती है, इससे पहले मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया कि यह जगह कितनी ब्यूटीफुल है, पर कोई नहीं, अब तो मेरे पास पैसे भी हैं, मैं महंगी महंगी खर्ची भी कर सकती हूँ।
तभी वहां पर उसे कुछ लड़कियों का ग्रुप दिखाई देता है, जिसमें से एक लड़की की ड्रेस को किसी ने काट दिया होता है, क्योंकि उसके कैंपस के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला होता है और इन उनकी तरफ जाती है। पर वह लड़कियां उसके ऊपर भड़कने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है यह सब कुछ ऑरेंज ने किया है। और इन जिस मोमेंट पर हिम्मत दिखाती हुई उनसे कहती है तुम मेरी ड्रेस ले लो, और वह उस लड़की के पास जाती है और कहती है ले लो, ये मेरी तरफ से कंपनसेशन है तुम्हारे लिए। और उसके बाद वह लड़कियां उससे कहती हैं फिर तुम क्या पहनोगी। ऑरेंज उस ड्रेस की फोटो लेकर लायन के पास भेज देती है और उसको एक मैसेज करती है कि अंकल, मुझे एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस चाहिए मेरे कंपटीशन के लिए। इस ड्रेस को किसी ने फाड़ दिया है, जिस पर लायन उस ड्रेस को तुम ले लेना। ऑरेंज खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर लाइन की भेजी हुई असिस्टेंट आ जाती है और वो उससे कहती है तुम 24 घंटे उसको अपने इशारों पर क्यों नचाती रहती हो। ऑरेंज बोलती है तुम 24 घंटे अपना फालतू का मुंह क्यों चलाती रहती हो, अपने काम से काम रखो ना। मुझे इतनी पावर मत दो कि मैं अपने बॉस से बोलकर तुम्हें अपने ऑफिस से निकलवा दूं। माय डियर सेक्रेटरी, उल्टे जवाब देकर फिर वो वहां से चली आती है। इधर हम लाइन को देखते हैं जो कि ऑफिस में बिजी होता है, ऑरेंज के मैसेजेस का वेट कर रहा होता है, जहां पर ऑरेंज बार बार उसे मैसेज कर रही होती है कि अंकल मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूं। और लाइन खुश हो रहा होता है और लाइन अपना सारा काम छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को अटेंशन देने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि उसके ऑफिस का एम्प्लॉय भी उसके पास आता है। बॉस आप किधर जा रहे हैं, पर लाइन उसे इग्नोर करता है। इधर हमें ऑरेंज को दिखाया जाता है जो कि एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परफॉर्म कर रही हो। उसकी ड्रेस को देखकर सभी शॉक होते हैं कि मतलब इसने इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से ली, और इन ड्रेस के बारे में सबको बताती है। तभी उसकी नज़र लाइन के ऊपर पड़ती है कि ये भी पार्टी में आ रखा है और वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके नीचे आती है। तभी उसे वहाँ पर लाइन का बेटा दिखाई देता है जो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है, और वो ऑरेंज के पास आता है और उससे कहता है ये तुम किस अंकल की शर्ट पहन के घूम रही हो। ऑरेंज, थोड़ा तो शर्म करो, तुम कॉलेज के अंदर हो। ऑरेंज बोलती है चाहे मैं कुछ भी पहनूं तुमसे क्या मतलब, अपने काम से काम रखो ना। वो उसे बकवास करने लगता है, पर ऑरेंज इग्नोर करती है और भागती हुई लाइन के पास आती है जो पार्किंग एरिया में उसका वेट कर रहा होता है। और वो लाइन से कहती है लाओ मेरा स्पेशल गिफ्ट जो मैंने आपको लाने के लिए बोला था। लाइन उसकी तरफ देखता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वहां पीछे से लाइन का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा होता है और इंच लाइन को इस चीज के बारे में बताती है, तो लाइनों से दूसरी लोकेशन पर ले जाता है और यह दोनों आपस में किस करते रहते हैं और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। अगली सुबह ऑरेंज की आंख लाइन के बिस्तर पर खुलती है। खुलती क्या, वो उस पर सो रही होती है और लगातार उसके फोन पर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जब वो अपना फोन चेक करती है तो ये नोटिफिकेशन उसके एक्स बॉयफ्रेंड लाइन के बेटे के होते हैं, जो उसे मैसेज कर रहा होता है कि तुम आज क्लास क्यों नहीं आई हो, सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, आकर सबको बताओ कि मैंने तुम्हें यह आइडिया दिया। पर ऑरेंज उसे ब्लॉक कर देती है। फिर वो उसे कॉल करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ब्लॉक करो, चुपचाप से चली आओ, यहाँ पर सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर ऑरेंज उससे कहती है बकवास मत करो और ना मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन लाइन का बेटा उसकी बात नहीं मानता और जैसे तैसे ऑरेंज को ब्लैकमेल करके एक पार्टी में बुला लेता है। पार्टी क्या, ये छोटा सा फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होता है जहाँ पर ये सब बैठे होते हैं। ऑरेंज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और अब वह लाइन के बेटे से कहने लगती है तुम मेरी बात सुनो, तुम कोई बहुत बड़े शहंशाह नहीं हो कि तुम्हारा मन आएगा, वैसे तुम मुझे चला लोगे, याद रखो मैं तुम्हारी मदर बनने वाली हूँ। सभी लोग शॉक होते हैं कि पागल लड़की क्या बोल रही है। ऑरेंज कहती है तुम सबको मैं खरीद सकती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा रिच है। और लाइन के बेटे को ये सारी चीज़ें बुरी लग रही होती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी ऑरेंज को पसंद कर रहा होता है। और इधर पर लाइन के बारे में डिस्क्राइब कर रही होती है और कह रही होती है वो तो कितना ज़्यादा हैंडसम है और इसको देखो ये तो कितना बुरा दिखता है। और लाइन का बेटा बोल रहा होता है कि बार बार टारगेट पर मुझे क्यों ले रही है, और यहाँ पर सभी लोग उसे समझा रहे होते हैं कि वह शांत हो जाए, लेकिन ऑरेंज प्रॉपर नशे में होती है। उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि वह खुद लाइन को मैसेज करने लगती है कि मुझे यहाँ से आकर पिक करके ले जाओ, मुझे इन लोगों के बीच में नहीं बैठना है। और लाइन उससे कहता है ठीक है, वह थोड़ी देर में आ जाएगा। और इंजोर ज़्यादा ड्रिंक करती है और एंजॉय करती है
और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन के बेटे को टेंशन हो जाती है कि इस लड़की का तो बॉयफ्रेंड भी है, वह थोड़ी देर में इसे पिक करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब मेरा तो पता साफ हो चुका है, मेरा इस लड़की से अब कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन लाइन के बेटे को यहाँ पर जेलसी हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ऑरेंज उसकी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर लाइन की कार आ जाती है और ऑरेंज भागकर उस गाड़ी में बैठने के लिए जाती है। यहाँ पर लाइन के बेटे को लग रहा होता है कि उसने ये गाड़ी कहीं ना कहीं देखी है, पर वो समझ नहीं पाता। अब हम देखते हैं लाइन ऑरेंज को घर लेकर जाता है, उससे कहता है कि रात के वक्त किसी के भी साथ ऐसे ड्रिंक करना सेफ नहीं है। ऑरेंज को समझाता है और उसे वहाँ पर सोने के लिए बोलता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये सीन ऑरेंज के स्कूल का होता है, जहाँ पर इनका लंच ब्रेक चल रहा होता है। सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत क्रीपी लग रहा होता है। ऑरेंज को समझ नहीं आता कि सब इतने अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हैं और बार बार उसको देखकर किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। ऑरेंज को रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी वह अपनी फ्रेंड से पूछती है। उसकी दोस्त कहती है, पहले तो मुझे और तुम्हारा यह जो एक्स बॉयफ्रेंड है, इसकी कहानी समझ में नहीं आती है। इसने दूसरी लड़की को डेट किया, अब ये बोल रहा है कि अब ये तुम्हें पसंद करता है। ऑरेंज बोलती है, क्या इसका मतलब मेरा लव ट्रायंगल चल रहा है किसी और के साथ? तभी हम देखते हैं कि वह उस लड़की के पास जाती है जिसको पहले लाइन के बेटे ने डेट किया होता है और उसे समझाती है कि सुनो, मैंने पहले ही बोला है कि मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉयफ्रेंड है। मैं इस गधे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी? तुम मेरी बात समझो। लेकिन तब तक वहाँ पर लाइन का बेटा आ जाता है और वो कहता है, और मैं समझ चुका हूँ ये तुम्हारी टेक्निक और स्ट्रैटेजी है मुझे पागल बनाने की। ठीक है, तो मैं तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए ना? ठीक है, ले लो, अटेंशन ले लो, बट अब मेरे साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाओ। ऑरेंज कहती है, भाई तू थोड़ा सा वो है क्या? जब मैं तुझे बोलती जा रही हूँ कि मेरा तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? समझ जाना कि मुझे तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना। फालतू में पीछे पड़ा हुआ है, अपने मन से फिक्शनल कहानियां बना रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो ऐसे बोल रही होती है। और यहाँ पर लाइन के बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो सबके सामने उसे रिजेक्ट कर रही है। वो बार बार कोशिश कर रहा होता है ऑरेंज को मनाने की और अपने साथ रिलेशनशिप में लाने की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आ रहा होता है। ऑरेंज उससे कहती है, ठीक है, मुझसे दूर हो। तभी उसके पास मैसेज आता है लाइन का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन ने उसके लिए कुछ भेजा होता है और उसकी सेक्रेटरी देने आती है। ऑरेंज उन्हें इग्नोर करके सीधा सेक्रेटरी के पास जाती है और उससे कहती है, क्या है इसके अंदर? सेक्रेटरी बोलती है, तुम्हारी जैसी चालाक लड़की के लिए कोई क्या भेज सकता है, गोल्ड डिगर कहीं की। ऑरेंज बोलती है, अभी तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो लाइन को मैसेज करती है और कहती है, मुझे लगता है कि आपकी नागिन सेक्रेटरी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है और उल्टे सीधे जवाब दे रही है। लाइन बोलता है, कोई बात नहीं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करती हो तो मैं इसको जॉब से निकाल दूंगा। यह बात सुनते ही सेक्रेटरी शांत हो जाती है। ऑरेंज उससे कहती है, यह गिफ्ट के अंदर क्या है? लाइन बोलता है, कल मैं तुम्हें गोल्फ खिलाने के लिए ले जाऊंगा, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स वियर मंगाए हैं, इनको पहनकर कल आना, तुम बहुत अच्छी दिखोगी। अब हमें अगले दिन गोल्फ ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ऑरेंज बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट सी लड़की बनकर जाती है। उस गोल्फ ग्राउंड पर और भी लोग होते हैं। उसमें से एक ओल्ड मैन होता है। वह ऑरेंज से उसका नाम पूछता है और कहता है, तुम्हें पता है, लाइन पहली बार यहाँ पर किसी लड़की को लेकर आया है। तुम एक लकी फेलो हो। क्या तुम्हें गोल्फ खेलना आता है? ऑरेंज एकदम से उदास हो जाती है और कहती है, मैंने तो ऐसा गेम कभी स्कूल में भी नहीं खेला। लाइन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरी प्रिंसेस, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे खेलते हैं। और वो ऑरेंज को सिखाने लगता है और उसके बाद वो ऑरेंज को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। ऑरेंज दूसरा शॉट बहुत अच्छे से मारती है। सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं। लोग लाइन से कहते हैं, तुम्हें अपनी यंग गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट तो देना चाहिए। लाइन ऑरेंज से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? ऑरेंज उससे कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम चाहिए। जिसको सुनकर वहाँ बैठे लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, आजकल के यंग कपल, इनको तो लव एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग तरीके से आता है, पर मैं इम्प्रेस हूँ। लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा होता है। वो कह रहा होता है, पर लाइन तो यंग नहीं है, ही एज ऑलरेडी सन, और वो किसी लड़की को डेट कर रहा है। ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए थी। जिस पर ऑरेंज उदास हो जाती है। लेकिन लाइन उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुने,
मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि ऑरेंज बहुत जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली है और जो मेरा ग्रुप है उसे ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ बनेगी। आपको समझ में आ रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी उसे कुछ और नाम से डिन्यूट करे। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन लाइन ऑरेंज को अपने स्टडी रूम में ले जाता है। उससे कहता है तुम 2 मिनट यहाँ चुपचाप से बैठ जाना, मुझे कुछ ऑफिस का काम है। मैं स्टडी रूम में उसे ऑफिस के काम को फिक्स करता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। ऑरेंज पे अपना कुछ काम निकाल कर करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र लाइन पर पड़ने लगती है और वो उसे देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कहती है यार ये बंदा ना कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसको तो देखकर मतलब समझो मन गार्डन गार्डन हो जाता है। और वो अपने ट्रिक्स का यूज़ करती है, बुक ले जाती है, लाइन से कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे कुछ समझाने में। लाइन उससे कहता है तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है, और जाकर एकदम से उसकी गोद में बैठ जाती है, उसे किस करने लगती है और इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। पर कहाँ, कहानी आगे ही नहीं बढ़ पा रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से लाइन का बेटा आ जाता है जो दरवाज़ा नॉक करता है। ये घबरा जाते हैं। लाइन जैसे तैसे करके ऑरेंज को स्टडी टेबल के नीचे छुपा देता है और लाइन का बेटा आकर लाइन से कहता है डैड मुझे कुछ पॉकेट मनी चाहिए। लेकिन आपको क्या हुआ, आपके ये पसीना क्यों आ रहा है, आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। लाइन उससे कहता है बकवास मत करो, मैं स्टडी कर रहा था, कुछ बुक्स वगैरह को देख रहा था, शायद इसीलिए। जिस पर उसे वहाँ पर एकदम से इकोनॉमिक्स की बुक दिखाई देती है। वो बोलता है डैड आप ये कॉलेज की इकोनॉमिक्स की किताब क्यों पढ़ रहे हैं। लाइन बोलता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस को इकोनॉमिक्स की किताब पढ़नी पड़ती है, बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है यू डफर। जिस पर वो बोलता है ठीक है। लाइन उसे पैसे ट्रांसफ़र करता है, वो खुश हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है उसे वहाँ पर किसी का पैर दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि उसके डैड ने यहाँ पर किसी लड़की को छुपा रखा है और वो अपने डैड से कहता है एंजॉय करिए, मुझे अभी आंटी का फेस नहीं देखना है, मैं आंटी का फेस आकर बाद में देखूंगा। और वो वहाँ से चला आता है और जैसे ही वो वहाँ से आता है ऑरेंज एकदम से स्टडी टेबल से बाहर निकल कर आती है और वो लाइन को किस करने लगती है, लेकिन फिर से वो दोबारा से आ जाता है। लेकिन लाइन तब तक दोबारा से ऑरेंज को स्टडी टेबल के नीचे छुपा देता है और वो कहता है दरअसल मैं ना आपका जो पुराना फार्म हाउस है उसको यूज़ कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लाइन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अब तुम यहाँ से जाओगे, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज मोमेंट्स बनते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइन और ऑरेंज एक साथ एक बिस्तर पर होते हैं। ऑरेंज की डिमांड होती है, उसे कुछ मीठा खाना है। लाइन शर्टलेस हालत में बाहर आता है, उसे यहाँ पर अपने बेटे के हाथ में एक पेस्ट्री दिखाई देती है और वो उससे कहता है ये तुम खा रहे हो ना, ये मुझे दे दो। वो बोलता है डैड घर में बस एक ही पेस्ट्री है, ये मुझे खानी है। लाइन बोलता है तुम्हारी आंटी की डिमांड है और तुम्हें पता है ना वो हमारे घर में गेस्ट हैं, अगर तुम उनके साथ ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम्हें उनके साथ सिंसियर रहना होगा। वो बहुत जल्दी मुझसे शादी करने वाली है। जिस पर वो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वाओ डैड आप सच में शादी करने वाले हैं, मैं खुश हूँ कि आपकी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है। और लाइन यहाँ पर वो पेस्ट्री लेकर अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। ये सीन ऑरेंज के स्कूल का होता है और घूम रही होती है। तभी अचानक से उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ये अनाउंसमेंट लाइन के बेटे ने की होती है और उसने बोला होता है कि वो आज अपने स्कूल में फेवरेट गर्ल को प्रपोज करने वाला है। और वो कहता है ऑरेंज मैं आ रहा हूँ। ऑरेंज कहती है क्या ये पागल हो चुका है, इसको तो पता भी नहीं है कि मेरी लव लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किसको डेट कर रही हूँ। और ग्राउंड एरिया में आकर लाइन का बेटा उसे प्रपोज करने लगता है और उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वो उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लेता है और वो पासवर्ड डालकर चेक करता है तो ऑरेंज ने अभी भी पासवर्ड चेंज नहीं किया होता है। ये लाइन के बेटे के बर्थडे का पासवर्ड होता है। वो एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑरेंज के मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं और वो ऑरेंज से कहने लगता है तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, मेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाओ। मुझे पता है पहले मुझसे गलतियाँ हुई हैं पर मैं अब समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और इनको गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं जो उस स्कूल के डायरेक्टर होते हैं। वो आकर कहते हैं तो किसने ये अनाउंसमेंट की है, तुमने स्कूल की प्रॉपर्टी को इसलिए यूज़ करने का समझ लिया है कि वो तुम्हारे मन में आएगा, वैसे यूज़ करोगे और उसके बाद हम देखते हैं।
वो लाइन के बेटे की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लू ग्रुप के प्रेसिडेंट बनने वाले हो ना आप? आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपके डैड ने ये बिल्डिंग डोनेट की है और आप इस जगह पर आकर पढ़ाई की जगह बाकी सारी हरकतें कर रहे हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हारे फादर को कॉल करता हूँ, उन्हें आने दो, वो ये मैटर सॉल्व करेंगे। ऑरेंज घबरा जाती है, प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगती है और कहती है, सॉल्व करेंगे। ऑरेंज घबरा जाती है, प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगती है और कहती है, चेयरमैन सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ना ये दोबारा ऐसी गलती करेगा ना मैं करूँगी। आप बताइए आपको क्या पनिशमेंट देनी है। वो उन दोनों को लाइब्रेरी क्लीन करने की पनिशमेंट देता है। ऑरेंज अब लाइन के बेटे के साथ मिलकर लाइब्रेरी क्लीन कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे बुक्स में से कुछ एक अजीब सी किताब दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी होती है और वो उन बुक्स के सेट में से उस किताब को निकालती है। जब वो ओपन करती है तो उसमें एक फ़ोटो होती है। ये एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट्स के ग्रुप की फ़ोटो होती है, उसमें लाइन भी होता है। ऑरेंज लाइन को वो फ़ोटो भेजती है, मैसेज करती है और कहती है, ये बुक मुझे मिली है। लाइन को रियलाइज़ होता है कि ये तो वही बुक है जिसको वो कई साल पहले स्कूल की लाइब्रेरी में खो चुका था और वो दोनों बातें करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि लाइन के बेटों को ये सब सुनकर जेलसी हो रही होती है कि ऑरेंज स्कूल में उसके साथ है, पनिशमेंट भी उसके साथ मिली, पर बातें किसी और से कर रही है। वो उसके पास आता है और कहता है, तो तुमने क्या डिसाइड किया? ऑरेंज उससे कहती है, बकवास बंद करो, ये मेरी किताब है, मैं अपनी बहन के लिए इस किताब को लेकर जा रही हूँ और दोबारा मेरे पास मत आना। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है, घर पर होकर पढ़ रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि लाइन ने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब वो कहती है, लाइन को समझ नहीं आता क्या, मैं मटीरियलिस्टिक पर्सन नहीं हूँ, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। और वो उन पैसों को एकदम से अपने ब्रदर के पास ट्रांसफ़र कर देती है। उसका ब्रदर इतने सारे पैसे देखकर एकदम पागल हो जाता है। ऑरेंज से कहता है, क्या तुम किसी गलत काम में पड़ गई हो या तुमने बैंक से लोन लिया है? मैं आ रहा हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑरेंज को समझ नहीं आता वो मैटर को कैसे हैंडल करे, इसीलिए वो अपनी झूठी जबान चला देती है और कहती है, ब्रदर नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये पैसे मुझे मेरे बिजनेस से मिले हैं। मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, अब वो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैंने सोचा थोड़े पैसे अपने भाई को भेज दूं, जाकर एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बनाओ, उसके साथ घूमो फिरो मौज करो। जिस पर वो कहता है, मेरी डियर सिस्टर तुम मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पेरेंट्स के साथ मिलकर तुमसे मिलने आऊँगा, बहुत जल्दी मिलने आऊँगा। ऑरेंज यहाँ पर शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरेंज भागती हुई लाइन के पास जाती है और कहती है, अंकल अंकल प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। लाइन बोलता है, हुआ क्या? ऑरेंज बोलती है, दरअसल आपने जो पैसे भेजे थे ना, मुझे लगा वो मेरे किसी यूज़ के नहीं है, इसलिए वो मैंने अपने भाई को दे दिए, पर मेरा भाई इतना बड़ा पागल, उसने उन पैसों के बारे में मेरी मॉम को बता दिया। अब वो पूरी फैमिली मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैंने उनसे झूठ बोला कि मैंने एक बिजनेस चलाया है, उससे प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट मैं उनको दे रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? लाइन बोलता है, कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगा। वो किसी को फ़ोन करता है और ऑरेंज से कहता है, मैटर सॉल्व हो गया है, मेरे लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, तुम रेडी रहो। और हम देखते हैं अब अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही लग्जरी कार आकर ऑरेंज के पास आकर रुक जाती है। उस गाड़ी के अंदर से उसके ब्रदर और उसके पेरेंट्स निकलते हैं। उसका ब्रदर अपनी बहन को इतने दिन के बाद देखकर उसे गोद में उठा लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है एक छोटे से बच्चे की तरह। उसके फादर कहते हैं, अपनी बहन को नीचे उतारो, हमें भी तो मिलने दो, हमारी प्यारी सी प्रिंसेस से, कितनी बड़ी हो गई है ये। ऑरेंज उनकी तरफ देखती है, स्माइल करती है और कहती है, डैड मदर आपको कैसा लगा यहाँ आकर, रास्ते में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? उसके पेरेंट्स कहते हैं, तुमने हमें बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा, वैसे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। ऑरेंज उनकी तरफ देखती है। तभी वहाँ पर लाइन की गाड़ी आती है। लाइन उस गाड़ी से उतरता है, वो ऑरेंज के कपड़ों की तरफ देखता है। ऑरेंज उसके पास जाती है, उसे ग्रीटिंग्स करती है और कहती है, बॉस अंदर चलिए, मैं अंदर आकर आपसे बात करती हूँ। अब हम देखते हैं कि वो सब लाइन के साथ अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर ऑरेंज अपने ब्रदर अपनी मदर को एक ही लिफ्ट में भेज देती है और लाइन उसे खींच लेता है और कहता है, ये तुमने क्या क्यूट से कपड़े पहन रखे हैं? ऑरेंज उसे कहती है, तुम्हें अच्छे नहीं लगे क्या? लाइन उसे किस करने लगता है। जैसे ही लिफ्ट ऊंचे फ्लोर पर पहुंचती है, ऑरेंज लाइन को पुश करती है और कहती है, हम बाद में मिलते हैं। इधर लाइन को देखकर सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इधर ऑरेंज अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर को पूरी बिल्डिंग दिखा रही होती है कि कैसे यहाँ काम होता है। थोड़ी देर बाद वो लाइन के कैबिन में जाती है और कहती है, मैं अपने अंकल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आज उन्होंने मेरी मदद की है। जिस पर लाइन उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और बोलता है, ऐसे बिना कुछ कंपनसेट किए हुए? और वो कहता है, मैं तुम्हें ये पूरी कंपनी दे सकता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार। ऑरेंज लाइन की तरफ देखकर स्माइल करती है और उसके क्लोज जाने लगती है, उसे किस करने लगती है। इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मूवमेंट्स बन रहे होते हैं। तभी अचानक से ऑरेंज को आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसकी मदर की होती है, जो उसे बाहर आने के लिए बोल रही होती हैं। ऑरेंज घबराती है, लाइन से कहती है, रुको 2 मिनट। ये दोनों अपने कपड़े ठीक करते हैं। ऑरेंज बाहर जाती है, अपनी मॉम से कहती है, क्या हुआ? उसकी मदर कहती है, बेटा मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए।
मैंने यहाँ बहुत देर तक टाइम स्पेंड कर लिया है। ऑरेंज कहती है 2 मिनट रुको, मैं अंदर बॉस को गुड बाय बोल कर आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ऑरेंज कहती है मैंने आपको प्राउड तो फील करवाया ना। उसकी मॉम कहती है हाँ, और मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मैंने तुम्हारे बॉस को कुछ डिस्टर्ब किया, तुम लोग कुछ काम कर रहे थे क्या? ऑरेंज कहती है नहीं नहीं। वो अंदर जाती है, वो लाइन से बोलती है दरअसल पेरेंट्स को घर वापस जाना है, मैं उन्हें ड्रॉप करके आती हूँ या फिर यहीं किसी होटल में आज रात स्टे करने के लिए बोलती हूँ। लाइन बोलता है ठीक है। वो उठ जाता है, अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल कर देता है, ये VIP ब्लैक कार्ड होता है। ऑरेंज से कहता है जाकर उन्हें शॉपिंग करवा देना। अब ऑरेंज अपनी मदर को लेकर शॉपिंग वाले एरिया पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है लाइन के बेटे से, जो ऑरेंज को देखकर उससे कहने लगता है तो तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या तुम मुझे दोबारा से अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करोगी या नहीं? ऑरेंज कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं रोड पर चल रही हूँ, तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो जाकर। और हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम से कहती है मदर इसे इग्नोर करो, और वो साथ में चलने लगती है। उसकी मॉम कहती है आखिर मैटर क्या? ऑरेंज बोलती है पता नहीं, कोई पागल है मेरे पीछे पड़ा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक वो लोग बहुत ही लग्जरी शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ऑरेंज अपनी मॉम से कहती है आपको जो भी पसंद आए आप चुपचाप से ले सकती हैं, चाहे ये कपड़े हों चाहे वो कपड़े हों, आपको जितना भी चाहिए आप ले सकती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो आकर उस शॉप की सेल्स गर्ल से कहती है ये सारे कपड़े पैक कर दो। ऑरेंज कहती है पर मैं पहले आई हूँ, पहले मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी। जिस पर वो लड़की बोलती है सॉरी मैडम, हमारे यहाँ VIP गेस्ट को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ऑरेंज को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं भी VIP गेस्ट हूँ, और वो लाइन का ब्लैक कार्ड निकालकर उसे दिखाती है, जिसको देखकर वो लड़की घबरा जाती है। ऑरेंज से कहती है ठीक है आपको जितने कपड़े चाहिए आप ले सकती हैं, और वो दूसरी कस्टमर को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। ऑरेंज अपनी मॉम के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है और उनसे कहती है ये सारे कपड़े आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप इनको ज़रूर पहनिएगा। उसकी मॉम उसकी तरफ देखती हैं, स्माइल करती हैं और कहती हैं मेरी मदद करने के लिए थैंक यू बेटा। ऑरेंज कहती है इतना तो चलना बनता है। इधर हम देखते हैं कि ऑरेंज के जितने भी खर्चे हुए होते हैं उनके सारे मैसेजेस लाइन के कार्ड पर जा रहे होते हैं। लाइन स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है उसे चाहे जितने भी खर्चे करने पड़े वो रेडी है उन सारे खर्चों को चलाने के लिए। और इसी के साथ अब हम देखते हैं अगला सीन। फिर से सीन दोबारा शॉपिंग मॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ऑरेंज को उसकी मॉम के पास बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसे पता चलता है कि लाइन के बेटे का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसे उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ऑरेंज अपनी मॉम से कहती है मैं आपके लिए यहाँ से टैक्सी किए देती हूँ, आप सेफली घर पहुँच जाइएगा, मैं जाकर उससे मिलकर आती हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं लाइन के बेटे को जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है, अपने फ्रेंड के पास होता है। ऑरेंज वहाँ पर पहुँचती है, उसके फ्रेंड से पूछती है आखिर इसे हुआ क्या, जिस पर लाइन के बेटे ने पहले अपने दोस्त को स्क्रिप्ट दे रखी होती है। वही स्क्रिप्ट से वो बोलने लगता है दरअसल इसने अपने प्यार के लिए अपनी नस काट ली है क्योंकि तुम इसके प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट कर रही हो और ये हर दिन बस रोने जैसा महसूस करता है। ऑरेंज कहती है पर नस काट ली है, पर इसके पट्टी तो हाथ पर बंधी हुई है, नस कहाँ से काट ली है? जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई है। ऑरेंज कहती है इसके साथ में उंगलियां भी जा रखी हैं, इतनी सी बात नहीं तुम्हें समझ में आ रही है? ऑरेंज उनके झूठ को पकड़ लेती है और कहती है सच्चाई बताओ, लेकिन तब तक वहाँ पर लाइन आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन आता है और उन सबसे कहता है बाहर जाओ, मुझे मेरे बेटे से अकेले में बात करनी है। ऑरेंज तो घबरा रही होती है कहीं लाइन का बेटा उसे सारी सच्चाई ना बता दे, क्योंकि उसने अभी तक लाइन को नहीं बताया होता है कि उसका लड़का जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की ऑरेंज है। और वो चुपचाप से बाहर चली जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, इधर उधर घूम रही होती है और बार बार विंडो से अंदर की तरफ झाँक रही होती है। लाइन यहाँ पर उससे कहता है तो ये सब कुछ तुमने उस लड़की की वजह किया ना, तुम्हें मैंने क्या समझाया था, मर्द बनो, अगर वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट करके गई है कोई बात नहीं, तुम दूसरी लड़की सिलेक्ट कर लो, कोई नहीं, दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन का बेटा उसे बताता है कि डैड वो लड़की यही है जो भी यहाँ पर खड़ी थी, इसका नाम ऑरेंज है। और ऑरेंज जब बाहर से ये सारी बातें सुनती है वो शॉक हो जाती है। लाइन उसे समझाकर बाहर आता है, ऑरेंज उसकी तरफ देखती है पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। ऑरेंज समझ जाती है मैटर बिगड़ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑरेंज अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और कह रही होती है उसने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी, और रोना शुरू कर देती है। उसकी दोस्त उसे बच्चों की तरह संभाल रही होती है कि अरे कोई बात नहीं, लड़के ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो कह रही होती है नहीं, उसको मेरी बात सुननी चाहिए थी, इसमें मेरी क्या गलती अगर उसके बेटे को मेरे लिए फीलिंग्स हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी दोस्त उसे कंसोल कर रही होती है। तभी ऑरेंज वहाँ पर नशे की हालत में सो जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है ठीक है चलो मैं एक होटल रूम बुक करती हूँ और तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। और हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे करके अपनी दोस्त को खींचते हुए होटल रूम में ले जाती है और अपनी बहन से कहती है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए योगर्ट लेकर आती हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा नशा हो गया है। तभी अचानक से ऑरेंज का पेट बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। वो लाइन को कॉल करती
करती है और उससे कहती है मुझे बचा लो आके, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, और लाइन को लोकेशन भेज कर खुद ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। लाइन इधर उधर उसे ढूंढता रहता है, उसे कॉल भी करता है, पर वो बेहोशी की हालत की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन उसी होटल में पहुंच जाता है और वहाँ पर देखता है कि ऑरेंज बेहोश है। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को बुलाता है और डॉक्टर से कहता है तैयारी करो, मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत बिगड़ चुकी है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर लाइन ऑरेंज को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं, चेकअप करने के बाद बाहर लाते हैं। लाइन को पता चलता है कि उसकी सर्जरी होनी है। ऑरेंज को एक भारी बीमारी हुई है, वो बीमारी अपेंडिक्स की है। लाइन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है सर्जन कौन है यहाँ पर, कौन सा बेस्ट डॉक्टर सर्जन का काम कर लेता है। जिस पर असिस्टेंट डॉक्टर उसे बताता है कि बॉस, जो डॉक्टर यहाँ पर बेस्ट सर्जन है वो तो घर जा रखे हैं और शायद वो वापस भी नहीं आएंगे। लाइन बोलता है उन्हें फ़ोन लगाओ, जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, उन्हें बुलाओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ट्रीटमेंट ऐसे ही किसी न्यू कमर डॉक्टर से नहीं करवा सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि उसको फ़ोन लगाया जाता है। वो जो सर्जन डॉक्टर होता है वो जिम में होता है और अपने असिस्टेंट डॉक्टर के ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है क्या दिक्कत है भाई, मैंने तुम्हें समझाया था ना, अपने सीनियर को हर पल पल में फ़ोन नहीं करते हैं, कोई भी पेशेंट आया हो देख लो। जिस पर वो असिस्टेंट डॉक्टर घबराते हुए जवाब देता है, कहता है बॉस मैटर सीरियस है, इस बार मिस्टर लू आए हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो माहौल बिगाड़ देंगे। जिस पर वो डॉक्टर उनसे बात करता है, कहता है मुझे माफ़ करना, मैं बस अपने इस जूनियर को समझा रहा था कि पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, तुम तैयारी करो मैं आता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन ऑरेंज के पास होता है, ऑरेंज को होश आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज को बताया जाता है कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला है। और तभी वो डॉक्टर उसके सामने आता है और कहता है मैंने सारी तैयारी कर ली है, तुम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ऑरेंज यहाँ पर लाइन को इग्नोर करके उस डॉक्टर से कह रही होती है आप बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ। लाइन उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम डॉक्टर को जानबूझकर छेड़ रही हो ना। ऑरेंज उसे इग्नोर करती है और कहती है किसी ने मुझसे बोला था कि हमें रिलेशनशिप में बाउंड्री बनानी चाहिए, अब यहाँ पर क्यों आए हो। और वो अपनी बैक दिखाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे अब ले जाया जा रहा होता है सर्जरी के लिए। थोड़ी देर बाद उसकी सर्जरी होने वाली होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि अब उसकी सर्जरी हो गई होती है, अब वो लेटी होती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलती है तुम कल कहाँ चली गई थी, पूरी रात मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम मुझे मिली नहीं। ऑरेंज कहती है मुझे माफ़ करना, दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पेट में, मैंने लाइन को कॉल किया, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया है और पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरे ना अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है। उसकी फ्रेंड घबरा जाती है, उससे मिलने आती है। ऑरेंज इतनी ज़्यादा मस्तीखोर लड़की होती है कि वो आकर अपनी दोस्त से कहने लगती है ये हॉस्पिटल ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, चलो हम बाहर कहीं वॉक करने चलते हैं। उसके बाद उसकी दोस्त ऑरेंज के फेवरेट प्लेस पर उसे ले जाती है जो कि एक क्लब होता है। वो वहाँ पर एक लड़के को देखती है, उसे देखकर कहने लगती है ये बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, पर सच में वो कोई लड़का नहीं होता, वो एक अंकल कैटेगरी का आदमी होता है। इस 12 साल की लड़की को एक 22 साल का बुढ़ा पसंद आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी दोस्त कहती है इसको हो क्या गया है, सर्जरी तो इसके पेट की हुई है पर असर इसके दिमाग पर लग रहा है। और हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी गलती से वहाँ पर रखा हुआ जो बांस होता है वो नीचे गिर जाता है और वो फूट जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो उनसे बदतमीजी भी करने लगता है। और इन जो अभी सर्जरी से निकल कर आई होती है उसकी फ्रेंड उसके ऊपर ध्यान दे रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड आइटम जब टूट जाता है तभी वहाँ पर उस क्लब का मैनेजर आ जाता है और कहता है तुम मस्तीखोर लड़कियों ने इतने महंगे आइटम को तोड़ दिया, तुम्हें इसकी कीमत पता है, ये 4 मिलियन का है, तुम इतनी कीमत दे पाओगी। ऑरेंज अपने बैग से जल्दी से ब्लैक कार्ड निकालती है और कहती है इसके बदले में भी ये 2 मिलियन ले लो, बाकी के 2 मिलियन जल्दी से भिजवा दूंगी। वो हंसने लगता है और कहने लगता है 2 मिलियन बिना कंपेंसेट किए जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि वो उन दोनों लड़कियों को छेड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें आज हमारे आए हुए चीफ गेस्ट को एंटरटेन करना है। ऑरेंज और उसकी दोस्त इस सिचुएशन में फंस जाती है। तभी वहाँ पर लाइन आ जाता है अपने लोगों के साथ, पीछे से चिल्ला रहा होता है इस बास की मैं 8 मिलियन कीमत दूंगा, इन दोनों को जाने दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी दोस्त जैसे ही लाइन को देखती है वो ऑरेंज से कहने लगती है अरे ये तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का डैड है, रुको मैं इनसे बोलती हूँ, ये हमारी मदद करेंगे। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है अंकल हमें बचाइए, ये लोग हमसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं। लाइन यहाँ पर ऑरेंज की तरफ देख रहा होता है और लगातार उसका फोकस उसकी तरफ होता है। ऑरेंज भी यहाँ पर लाइन की तरफ गुस्से से देख रही होती है। लाइन को समझ आ जाता है कि इस मस्तीखोर लड़की ने फिर से गड़बड़ कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों क्लब से बाहर आ जाती हैं। ऑरेंज अपनी दोस्त को बहाना देकर वहाँ से भेज देती है, खुद जाकर लाइन की गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है।
लाइन उससे कह रहा होता है जितना कुछ बोलता हूँ तो मैं समझ ही नहीं आता है, अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम यहाँ फिर से ड्रिंक करने के लिए चली आई हो। ऑरेंज उससे कहती है मेरे डैड की तरह रिएक्ट करना बंद करो लाइन। लाइन उससे कहता है आखिर प्रॉब्लम क्या है। ऑरेंज उससे कहती है तुमने ही तो मुझसे बोला था हमें एक दूसरे के साथ बाउंड्री मेंटेन करनी चाहिए, तो मैंने बाउंड्री मेंटेन कर दी, मेरा मन, मैं कुछ भी करूँ। लाइन उसे समझाता है, प्यार से मनाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है और तुम इतनी सी बात पर क्यों ऑफेंड हो रही हो, हम आराम से बात करते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ऑरेंज और लाइन खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। लाइन अपने असिस्टेंट को बुलाता है, उसकी असिस्टेंट आती है और उसे एक फ़ाइल देती है। ऑरेंज को पता चलता है कि लाइन ने अपनी कंपनी का 1/3 शेयर ऑरेंज के नाम कर दिया है। उसकी असिस्टेंट को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है। ऑरेंज भी उसकी तरफ से ऐसे देख रही होती है कि मानो इस आंटी को रियलाइज़ हो गया हो कि अब वो क्या चीज़ है, वो लाइन की लाइफ से नहीं निकल पाएगी। इधर हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी चिड़ी बैठी होती है। इधर लाइन ऑरेंज के साथ रोमांटिक हो रहा होता है। वो उनकी फ़ोटोज़ लेकर एक थर्ड पार्टी को भेज देती है और वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं, एक लड़की होती है जिसका नाम लीज़ा होता है, जो कि लाइन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ये सब कुछ सेक्रेटरी अपना बदला लेने के लिए कर रही होती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लीज़ा डायरेक्ट लाइन के ऑफिस में पहुंच जाती है और कहती है मैंने सुना है तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ गई है। लाइन बोलता है तुम मेरी माँ लगती हो जो तुम्हें ये सारी बातें बताई जाए। जिस पर लीज़ा कहती है पर मैं तुम्हारी दोस्त तो हूँ ना और तुम्हारे ग्रैंडफादर की चॉइस भी हूँ तुम्हारे लिए। लाइन बोलता है उन सब बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इतना बड़ा एडल्ट तो हो गया हूँ कि अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। वो लीज़ा को हर तरीके से इग्नोर कर रहा होता है और तभी उसके पास ऑरेंज का कॉल आता है क्योंकि लीज़ा ने लाइन की फ़ोटो लेकर ऑरेंज के पास भेज दी होती है कि वो उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। इसलिए ऑरेंज लाइन से बात करती है। लाइन उसे समझाता है कि वो थोड़ी देर में उससे मिलने के लिए आ रहा है। इधर हम देखते हैं वो लीज़ा से पूछता है कि अगर किसी लड़की को सरप्राइज़ देना हो तो क्या देना हो। लीज़ा जवाब देती है कुछ भी दे सकते हो, ज्वेलरी, कुछ भी, लड़कियों को सरप्राइज़ के नाम पर अच्छा खाना खाना भी पसंद है। लाइन फिर लीज़ा को इग्नोर करके वहाँ से चला आता है और उसके बाद वो सीधा ऑरेंज के पास आता है। ऑरेंज को वो सरप्राइज़ देता है और उसमें उसने कुछ अच्छी खासी चीज़ें ला रखी होती है, मतलब कुछ ज्वेलरी वगैरह का आइटम होता है जो कि बहुत ही प्रिटी दिख रहा होता है और ऑरेंज खुश होकर ना उसे किस करने लगती है और ये लोग बीच रोड पर किस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से सबसे शॉकिंग चीज़ होती है इस ड्रामा की और वो क्या होती है कि लाइन का जो बेटा होता है वो उन दोनों को साथ में इतने क्लोज होते हुए देख लेता है और कहता है तो मतलब तुम दोनों का ये रिलेशनशिप था। पर इन दोनों की हिम्मत तो देखो, अपने बच्चे के सामने भी ये दोनों हाथ पकड़ के खड़े होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इन दोनों से चिढ़ जाता है। वो अपने डैड से कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऑरेंज यहाँ पर लाइन से कहती है तुम गाड़ी के अंदर जाकर बैठो, इस बेवकूफ़ आदमी को तो मैं समझाती हूँ। लाइन गाड़ी के अंदर जाता है और वो उसके बाद लाइन के बेटे के पास जाती है और कहती है मुझे बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ, हमारा रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। जिस पर वो बोलता है तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, वो मेरे डैड है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऑरेंज बोलती है पर मैं नहीं करती हूँ, मेरी भी चॉइस होनी चाहिए ना, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। और वो उसे डरा धमकाकर सीधा लाइन की गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उससे बहुत बदतमीजी से बात की, पर लाइन खुश होता है कि ऑरेंज ने उसे सबक सिखाया। इधर हम देखते हैं कि जो लाइन का बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठा होता है। तभी उसके पास वहाँ पर लाइन की असिस्टेंट फिर से दोबारा पहुँच जाती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस असिस्टेंट को दिक्कत क्या है भाई, ये लाइन के तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, कभी ऑरेंज को भड़काती है, कभी लीज़ा को भड़काती है, कभी उसके बेटे को भड़काती है। पक्का कुछ ना कुछ मिस्ट्री होगा जो हमें ड्रामा के एंडिंग में पता चलेगा। अब वो लाइन के बेटे के पास आती है और उससे बताना शुरू करती है कि मुझे तो पहले से पता था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, मैंने सोचा कि आपको भी बता दिया जाए, पर अच्छी बात है सच्चाई आपकी आंखों के सामने खुद आ गई। वैसे मैं बताना चाहती हूँ लाइन आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आप उनके इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं और तुम्हें पता नहीं है कि इनका रिलेशनशिप कब से चल रहा है, वो तुम्हारी स्कूलमेट थी ना। और यहाँ पर हम देखते हैं लाइन का बेटा उससे कहने लगता है क्या तुम इनका ब्रेकअप करवा सकती हो। वो बोलती है अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो ज़रूर। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वो तैयारी करता है ऑरेंज को कहीं दूर घुमाने की। ऑरेंज के पास बैठा होता है, उसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं जो लाइन की असिस्टेंट होती है वो इनके पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कर रही होती है और वो इन सब चीज़ों की खबर लीज़ा को दे देती है और कहती है मैं इनको कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन लाइन अब उस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, अपनी असिस्टेंट से पासपोर्ट वगैरह लेता है। जब वो ट्रिप पर पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे लीज़ा भी आ जाती है और कहती है दरअसल लाइन ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मुझे लगा ये सरप्राइज़ मेरे लिए है। और यहाँ पर लाइन ऑरेंज का हाथ पकड़ लीज़ा से कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए बार बार मेरा पीछा कर रही हो, पर मैं बता दूँ मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ
और उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और शायद हम शादी भी कर लें, लेकिन तुम बार बार बीच में आकर हमें डिस्टर्ब मत करो लीज़ा, ये बहुत क्रीप लग रहा है। और लीज़ा को जलील करके वहाँ से भेज देता है। लीज़ा को गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं ऑरेंज को, जो लाइन के साथ अब एक फैंसी डिनर पर गई होती है। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी बीच में ऑरेंज उसे बताती है कि लीज़ा ने पहले ही उसे फ़ोटो भेज दी थी जिस दिन वो उससे मिलने आई थी। लाइन उससे बोलता है, तुम्हें इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। ऑरेंज कहती है, मैं करती हूँ तुम पर ट्रस्ट। तभी वहाँ पर लीज़ा आ जाती है। ऑरेंज से कहती है, मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। ऑरेंज कहती है ठीक है। लाइन उसे जाने से मना करता है, पर ऑरेंज उससे कहती है विश्वास रखो। और हम देखते हैं वो लीज़ा के साथ जाती है। अब लीज़ा ऑरेंज से कहती है, मैं तुमसे एक डील करने आई हूँ। ऑरेंज उससे कहती है, बताओ कैसी डील। लीज़ा कहती है, मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगी लाइन को छोड़ने के, क्या तुम रेडी हो। ऑरेंज कहती है, मैं 30 मिलियन लूंगी लाइन को छोड़ने के, क्या तुम देने के लिए रेडी हो। लीज़ा उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या बकवास कर रही हो। ऑरेंज कहती है, इतने पैसे नहीं है तुम्हारी जेब में तो जुबान भी मत खोलो। लीज़ा उससे कहती है, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है ना उसकी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑरेंज उससे कहती है, तुम्हें जेलसी हो रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें मुंह पर इग्नोर करके जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम क्रीप की तरह उसके पीछे पीछे पड़ी हुई हो। जिसको सुनकर लीज़ा को गुस्सा आता है और वो ऑरेंज से कहती है, बकवास बंद करो। और उसके बाद हम देखते हैं ऑरेंज वहाँ से चली आती है। लीज़ा यहाँ पर लाइन के ग्रैंडफादर को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि लाइन यहाँ पर बिजनेस छोड़कर किसी और लड़की को डेट करने के लिए आया है, जिसको सुनकर ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है और वो यहाँ पर इनके बीच में आग लगा देती है। इधर जो लाइन होता है वो ऑरेंज का वेट कर रहा होता है। ऑरेंज वहाँ पर आ जाती है, लाइन से कहती है, ट्रस्ट करो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगी। इधर लाइन के पास उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं, कल के कल चाइना वापस आ जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस को छोड़कर इधर उधर घूमो जाकर। लाइन को समझ आता है कि आग लग चुकी है। अगले दिन हम देखते हैं कि लाइन अब वापस चला जाता है और यहाँ पर वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए गया होता है। उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है। उसका भाई उसे और ऑरेंज को धमकी दे रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, क्योंकि ऑरेंज बहुत ज़्यादा छोटी है, लाइन उसके डैड के एज का है। लेकिन वो दोनों लड़ जाते हैं, स्पेशली लाइन, और अपने ब्रदर से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अगले दिन अब इन दोनों को डिनर पर जाना होता है अपनी फैमिली के पास, जहाँ पर लाइन के ग्रैंडफादर उन दोनों को देखकर उनके पास में गुस्से से गिलास फेंकते हैं। वो गिलास टूट जाता है। लाइन उनकी तरफ देखता है, इग्नोर करता है क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो जाकर अपने बेटे से कहता है, इस सीट से उठ जाओ, यहाँ पर मैं ऑरेंज को बिठाऊंगा। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं वो नहीं उठेगा। लाइन और उनके बीच में एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाती है, पर जैसे तैसे करके लाइन उसे वहाँ से उठा देता है। अब वो बैठकर अपनी और ऑरेंज के रिश्ते की बात अपने डैड से करने लगता है, मतलब अपने ग्रैंडफादर से, और उनसे कहता है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ, मुझे ऑरेंज से शादी करनी है। उनके बीच में बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसके डैड कह रहे होते हैं, उसके ग्रैंडफादर सॉरी, बार बार कह रहे होते हैं कि तुमने बिजनेस को ड्रॉप किया है सिर्फ एक लड़की के चक्कर में, तुम ऐसे ही किसी रैंडम इंसान के हवाले में बिजनेस छोड़कर नहीं जा सकते हो। इनके बीच में लड़ाई होने लगती है, जिस चीज़ को देख कर लाइन का ब्रदर गुस्से में आ जाता है और कहता है ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है, और वो ऑरेंज के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लाइन बीच में आ जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है, और यहाँ पर लाइन के गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। लाइन के ग्रैंडफादर को रिग्रेट हो रहा होता है कि उनके डिसीजन की वजह से उनके बेटे की जान जा रही है। ऑरेंज जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। लाइन और लाइन का बेटा हॉस्पिटल में होता है। ऑरेंज यहाँ पर लाइन के बेटे के साथ बाहर बैठकर वेट कर रही होती है। लाइन का बेटा बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है कि उसकी वजह से उसके डैड खतरे में, ना वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर आग लगाता, ना बात इतनी बढ़ती। ऑरेंज से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा। इतने सालों तक उसके डैड ने उसे बहुत प्यार दिया, अब जब उनकी प्यार लेने की बारी आई तो उसने गलत किया है उनके साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑरेंज को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि वो उस फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड है, पर वो ग्रेटफुल है कि लाइन ने उसे अपना नाम दिया और हमेशा वो उसके नाम से चलेगा। और ये सब सुनकर ऑरेंज को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उसे अपनी गलती तो रियलाइज़ हुई। इधर डॉक्टर लाइन की सर्जरी करके आते हैं। ऑरेंज उनकी तरफ देखती है, उसे पता चलता है कि अभी तक लाइन को होश आने में 2 दिन का टाइम लगेगा। इमोशनल हो जाती है और वो लाइन के बेटे से कहती है वो अंदर जाकर उनका ध्यान रख सकती है, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो उसी हॉस्पिटल में रुक जाती है। इधर अगले दिन जो लाइन की सेक्रेटरी होती है वो फिर से उनसे मिलने आती है, वही असिस्टेंट, और वो वहाँ पर आकर ऑरेंज और लाइन की फ़ोटो फिर से लीज़ा के पास भेज देती है। लीज़ा को अब बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। इधर हम देखते हैं कि ऑरेंज अब लाइन का होश में आने का वेट कर रही होती है। लाइन को होश आता है, ऑरेंज उसके चेहरे से पानी
वगैरह हटाती है, मतलब जो पसीना वगैरह आया होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइन से कहती है तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी तो पी लो। लाइन नॉटी हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम ये पानी खुद पीकर टेस्ट कर सकती हो। ऑरेंज पानी पी लेती है और उसे किस करने जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे हंसी आ जाती है और तभी अंदर की तरफ लाइन का बेटा भागता हुआ आता है, चिल्ला रहा होता है फिल्मी स्टाइल में कि डैड मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है, मैं कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन में नहीं जाने दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऑरेंज उससे कहती है तुम दोनों बाप बेटे मिलकर कुछ बात करो, मुझे कुछ बात करनी है किसी और इंसान से जाकर। और ये जो मिलने के लिए गई होती है वो एक बार फिर से लीज़ा से मिलने गई होती है। अब हम ऑरेंज को उसी लोकेशन पर देखते हैं जहाँ पर लीज़ा ने उसे बुलाया होता है। लीज़ा यहाँ पर ऑरेंज से कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कि लाइन को छोड़ दो। ऑरेंज यहाँ पर कहती है एक रीज़न दो कि लाइन को मैं क्यों छोड़ दूँ, और वो ऑरेंज को भड़काना शुरू करती है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि ऑरेंज बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और अब हम देखते हैं आगे की कहानी। ऑरेंज वहाँ से उठकर जाने लगती है। अब जाने से पहले लीज़ा उससे कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ एक लास्ट ड्रिंक पी कर जाओ। ऑरेंज कहती है ठीक है, इतना तो चलता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो ड्रिंक पीती है उसे रियलाइज़ होता है कि इसके अंदर तो उसने ड्रग्स मिला रखे थे। उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं, उसके बॉडी में एकदम से टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, उसे गर्मी लगने लगती है। और लीज़ा उससे कहती है मैंने बहुत कुछ इंतजाम किया है ऑरेंज, तुम्हें यहाँ से कोई पिक करने के लिए आएगा और मैं देखती हूँ अब तुम्हें कौन बचाता है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो ऑरेंज को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। ऑरेंज किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही होती है। लीज़ा उससे कहती है बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती हो ना तुम, अब इस चीज़ से डील करके दिखाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरेंज एक होटल रूम के अंदर होती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके किसी ने कपड़े चेंज कर रखे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसको उसने ख़रीदा होता है लीज़ा से। और वो लड़का आकर उससे कहता है मैंने तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा सिम कार्ड सब तोड़कर फ्लश कर दिया है और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऑरेंज उससे कहती है मेरे कपड़े किसने बदले हैं। वो बोलता है मैंने एक नौकरानी को बुलाया था, वो तुम्हारे कपड़े चेंज करके गई है, घबराओ मत, मैंने अभी तुम्हें छुआ भी नहीं है, तुम घबरा रही हो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया है, वो यहीं कहीं आसपास है, तुम्हें अभी मिल जाएगा। ऑरेंज उससे कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। और हम देखते हैं कि अब उसे किसी न किसी तरीके से इस आदमी का ट्रस्ट जीतना था, इसलिए वो उससे कहती है क्यों ना तुम मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे बाथरूम जाना है। वो आदमी उसके हाथ पैर खोल देता है। ऑरेंज बाथरूम के अंदर जाती है, वहाँ शावर चला देती है, उस आदमी से कहती है यहाँ शावर टूट चुका है, क्या तुम मेरी मदद करोगे आके। वो जैसे ही बाथरूम का गेट खोलता है ऑरेंज हैंड शावर उठाकर पूरी स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है वैसे ही दरवाज़ा खुलता है। वो घबराने लगती है कि आखिर अब उसे बचाने के लिए कौन आया होगा, लेकिन वहाँ पर लाइन होता है। और जैसे ही वो आदमी लाइन को देखता है वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। लाइन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो उससे कहता है मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, किसने ये सब कुछ करने के लिए बोला है। लाइन ने बोला है वो तो तुम बताओगे। और हम देखते हैं कि वो ऑरेंज को उठाकर अब सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन ऑरेंज देखती है कि लाइन के जख्मों से ब्लड आ रहा है। वो डॉक्टर को बुलाता है। इधर हम देखते हैं कि लाइन का बेटा भी वहाँ आ गया होता है। डॉक्टर सबसे पहले ऑरेंज का ब्लड सैंपल लेता है ताकि वो पता लगा सके कि इस तरीके का ड्रग्स दिया गया है। इधर लाइन का भी चेकअप वगैरह होता है, मतलब उसकी जो ब्लड आ रहा होता है उस जगह पर उसकी इंजरी को फिक्स करने के लिए मेडिकेशन दिया जाता है। और यहाँ पर ऑरेंज डॉक्टर की मदद करती है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर लाइन को सजेस्ट करता है कि वो ज़्यादा भाग दौड़ ना करे और नॉर्मल रहे। इधर हम देखते हैं कि लाइन का बेटा भी उसे समझाता है और कहता है डैड आपको ईजी रहना पड़ेगा, अभी आप इंजर्ड हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लीज़ा की। लीज़ा कहती है मुझे पता चला कि ऑरेंज गायब हो गई है, तो सोचा एक बार तुम्हारे हाल खबर जान लूँ आकर, और ऊपर से तुम्हारी इंजरी के बारे में भी पता चला था। ऑरेंज खुश होती है क्योंकि तमाशा तो अभी शुरू हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लाइन उससे कहता है तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, सरप्राइज़ बोलते हो ना तुम लोग उसे, हाँ सरप्राइज़ है मेरे पास। और हम देखते हैं कि डॉक्टर वो जो ड्रग्स की रिपोर्ट होता है वो लेकर आ गया होता है। लाइन वो सारी रिपोर्ट लीज़ा के मुंह पर फेंक कर मारता है और कहता है पुलिस को भेज दो, यहाँ पर हमें पता चल गया है कि किसने हमारे घर के लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, घर में ही सांप पाल रखे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीज़ा को लाइन के लोग घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। इधर वो सेक्रेटरी होती है, वो लाइन से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी को जलन हो रही होती है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो तो कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लाइन ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, पर उसने ऑरेंज के चक्कर में उसे छोड़ दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है, इसीलिए वो लाइन के साथ ऐसी हरकतें कर रही होती है। इधर ऑरेंज अब कहती है सब सॉर्ट हो गया है लाइन, तुम्हें ईजी रहना पड़ेगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब तुम अकेले नहीं हो। लाइन भी उससे कहता है मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑरेंज और लाइन घर आ चुके होते हैं। इधर लाइन ऑरेंज के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है, लेकिन तभी ऑरेंज
के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसकी मॉम के घर तक पहुंच गए हैं और उन्होंने उसकी मदर को धमकाया है और उन्हें बताया है कि ऑरेंज को किसी ने ड्रग्स दिए थे। वो लोग उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा रूड हुए होते हैं। ऑरेंज उससे कहती है, मुझे लगता है कि लाइन हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इस खतरे में पड़ रहे हैं। जिस पर लाइन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो ऑरेंज, ऐसा मत करो। ऑरेंज कहती है, हम दुनिया को दिखाने के लिए अलग हो जाएंगे। मैं ना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, एक एंटरटेनमेंट कंपनी का। तुम मेरे इन्वेस्टर बन जाओ, ये मेरे लिए स्ट्रेंथ वाला भी काम रहेगा। लाइन उससे बोलता है ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑरेंज डिसाइड करती है वो उसे किससे मिलना है जाकर। वो एक क्लब के होस्ट की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। वो उससे मिलने के लिए क्लब में जाती है। वो उसके लिए गाना गाता है। ऑरेंज उसे अपना बिजनेस आइडिया बताती है और कहती है कि वो उसे हायर कर रही है। पहले तो वो शॉक होता है, मना करता है, पर ऑरेंज उसे जब पैसों के बारे में बताती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और रेडी हो जाता है उसकी इस कंपनी में काम करने के लिए। ऑरेंज उससे ये भी कहती है कि तुम्हें ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब ऑरेंज की कंपनी जो होती है वो ऑफिशियली स्टैब्लिश हो गई होती है और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी उसकी शेयर होल्डर बन के उसकी मदद कर रही होती है। और यहाँ पर जिस इंसान को उसने पहली बार हायर किया होता है वो इंसान भी उसकी मदद कर रहा होता है। इधर लाइन भी ऑरेंज से मिलने आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी देखना चाहता था कि ऑरेंज ने किसको हायर किया है। अब ये दोनों अकेले में बैठकर मिल रहे होते हैं, कई सारी बातें कर रहे होते हैं। लाइन उससे कहता है, पूरा वीक तुम मुझसे नहीं मिलती हो, हफ्ते में बस 1 या 2 दिन मुझसे मिल लिया करो। ऑरेंज उससे कहती है, ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा करूंगी, पर काम के टाइम डिस्टर्ब नहीं करोगे। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरेंज और लाइन घर में होते हैं। ऑरेंज यहाँ पर जल्दी से उठ जाती है। लाइन बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है, तुम बिजनेस के चक्कर में इतनी पागल हो गई हो, प्रॉपर स्लीप भी नहीं ले रही हो। ऑरेंज उससे कहती है, काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मुझे काम पर जाने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड से कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ चल के। उसकी दोस्त उससे कहती है, आखिर हुआ क्या है, तुम्हारा और लाइन का ब्रेकअप हो गया क्या। ऑरेंज कहती है, नहीं, काम की वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, आखिर तुम मेरी बिजनेस पार्टनर जो हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने ऑफिस जाकर वो एक कैबिन में बैठ जाती है और अपने स्टार को और अपनी दोस्त को कुछ काम देती है और उनसे कहती है, अगर ये काम सक्सेसफुल रहा तो कल हम डिनर पर चलेंगे। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ऑरेंज की आँख खुलती है, लाइन उसके लिए खाना लेकर आया होता है। ऑरेंज कहती है, पास में कुछ है क्या, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लाइन उसे बताता है कि वो उसका फेवरेट मील लेकर आया है। ऑरेंज उस खाने को एंजॉय करने लगती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अब वो लाइन को कैसे बताएगी कि वो अपनी फ्रेंड के साथ शिफ्ट करना चाहती है। तो इसी के साथ अब हम देखेंगे आगे की कहानी। यहाँ पर लाइन बताता है कि वो ऑरेंज से शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। ऑरेंज बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, आखिर ये हो क्या रहा है, वो उसे कैसे बताए कि वो उसकी फैमिली के लायक नहीं है। और लाइन के तो इरादे कुछ और ही लग रहे हैं, वो उसे छोड़कर जाना चाहती है। और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि उसका और लाइन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है जिसको एक कॉमन एग्रीमेंट का नाम दिया गया है कि ऑरेंज उसे छोड़कर कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती है। ऑरेंज अब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, बस वो चुपचाप से उसे देखती रहती है। लाइन उससे बोलता है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई हो क्योंकि तुमसे पहले मैंने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे किस करने जा ही रहा होता है कि ऑरेंज के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसकी फ्रेंड का होता है और वो उससे मैसेज में कह रही होती है, ऑरेंज जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज़ है। ऑरेंज खुश हो जाती है। लाइन से कहती है, शादी वगैरह की बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो मुझे जाने दो, मुझे मेरे ऑफिस में बहुत बड़ा काम है। इधर हम देखते हैं जो लाइन होता है वो ऑरेंज को सपोर्ट करने के लिए अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है, ऑरेंज ने एक नई कंपनी खोली है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ कॉपरेट करो इन्वेस्टर्स को लाने में, मुझे पता है तुम कर लोगी। और उसकी जो असिस्टेंट होती है उसे एक बार फिर जेलसी हो रही होती है कि लाइन को इतनी बार मैंने समझाया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ और मैंने इतना सब कुछ उसके लिए किया है, फिर भी वो उस लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर रहा है और देखो कैसे उसके लिए नए इन्वेस्टर लाने के लिए बोल रहा है। इधर ऑरेंज अपने फ्रेंड और उसी एंटरटेनमेंट पर्सन के पास जाती है जिसको उसने क्लब से उठाया होता है और कह रही होती है, देखो तुम्हारे सिंगर ने क्या जादू किया है, इसने कितना अच्छा गाना लिखा है, मुझे लगता है कि ये गाना टॉप हिट बनेगा और तुम्हारी एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम हो जाएगा। ऑरेंज उससे कहती है, क्या सच में ये गाना तुमने लिखा है। वो बोलता है, हाँ मैंने लिखा है। ऑरेंज उससे कहती है, हमें इसे संभाल कर रखना होगा क्योंकि ये जो गाना है वो कैसे भी गलती से अगर लीक हो गया तो तुम्हारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। ये लोग कहते हैं, हाँ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑरेंज उससे कहती है, तुम बहुत ज़्यादा जीनियस हो, चलो तुम इसे आज ही रिकॉर्ड करो। इधर हम देखते हैं कि ऑरेंज को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को भी किसी कॉमर्शियल एड से मैसेज आया होता है और वो लोग वहाँ पर उसकी फ्रेंड को बुला रहे हैं। तो ऑरेंज अपनी फ्रेंड से कहती है, ठीक है हमें चलना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑरेंज की दोस्त होती है वो बोलती है कि वैसे हमें
उस ग्रुप के पास नहीं जाना चाहिए ऑरेंज, क्योंकि वो बहुत ही अननोन डायरेक्टर है। ऑरेंज कहती है जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अगला सीन। ऑरेंज उस जगह पर गई होती है जहाँ पर एक नया एडवर्टीजमेंट शूट हो रहा होता है। ऑरेंज वहाँ पर अपनी दोस्त के साथ पहुँचती है। उसकी मुलाकात डायरेक्टर से होती है और वो डायरेक्टर उन दोनों से कहता है मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, मैंने सोचा दोनों स्मार्ट लेडीज़ आ जाएं तो उसके बाद काम करना शुरू करूं। देखो आप लोग आ गए, मैं एक्साइटेड था कि आप लोग कब आएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा है, चलो अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो उन्हें अंदर लेकर जाता है। ऑरेंज को वहाँ से कुछ क्रीपी वाइब आ रही होती है। पहले तो वो उसकी दोस्त को अंदर ले जाते हैं, कहते हैं शूट के ट्रायल्स के लिए कुछ कपड़े वगैरह भी ट्राई करवाने हैं और देखना है कि ये डायलॉग डिलीवरी कैसी करती हैं। वो ऑरेंज को बाहर बैठे रहने के लिए बोलती हैं। वो जो मोटा आदमी बैठा होता है वो ऑरेंज को गंदी नज़र से देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद ऑरेंज को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इधर उसके पास लाइन का कॉल आता है। वो लाइन को बताती है कि वो ऐसी जगह पर आ रखी है जहाँ पर उसकी दोस्त का एक एडवर्टीजमेंट शूट हो रहा है। वो एक्साइटेड है कि उसकी कंपनी के कुछ नए प्रोजेक्ट्स पास में आ चुके हैं। लाइन उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उसे अंदर से लॉक करके चला गया है। अब वो यहाँ से निकल की कोशिश करने लगती है और उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता। इधर लाइन भागता हुआ ऑरेंज की मदद करने आता है। इधर वो डायरेक्टर घटिया आदमी ऑरेंज के पास आ जाता है उसे छेड़ने के लिए। ऑरेंज उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये दरवाज़ा बंद किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑरेंज से कहता है वो मेरे साथ एडजस्टमेंट कर लो, आज रात मेरे साथ गुजारो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ऑरेंज बोलती है कभी नहीं। और हम देखते हैं कि वो ऑरेंज के पेट पर जोर से लात मारता है। ऑरेंज नीचे गिर जाती है और उसके पैरों के पास कई सारा ब्लड आने लगता है। तब तक वहाँ पर लाइन आ जाता है। लाइन के लोग आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी भी होती है। और यहाँ पर ऑरेंज के पेट में दर्द हो रहा होता है। अब लाइन कहता है हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी इशारा करता है, कहता है बॉस मुझे माफ़ कर दिया मिस्टर लू, ये सब कुछ मैंने नहीं, इस लिया ने मुझसे करने के लिए बोला। जो उनकी सेक्रेटरी होती है उसका नाम लिया होता है, जिसको अभी तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया होता है क्योंकि सेक्रेटरी ही बोला था। उसके बाद हम देखते हैं लाइन बोलता है इसको तो मैं बाद में देखूंगा। ऑरेंज को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वहाँ पर उसका जो एडॉप्टेड सन होता है जो कि पहले ऑरेंज को पसंद करता है वो भी आ गया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं अब लाइन उससे कहता है तो मुझे ये बताओ सेक्रेटरी, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो यहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं लाइन, मैंने तुम्हारा एक एक काम संभाला है, मुझे प्यार करने की जगह तुम उस लड़की के साथ हो, क्या ये चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। लाइन उससे बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो और तुम्हारा कुछ कंपैरिजन नहीं है, मुझे कभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं थी। लाइन उसे जोर का थप्पड़ मारता है और अपने एडॉप्टेड सन से कहता है इसे एक बहुत बड़ी सजा दिलवाओ और जल्दी से मेरे लॉयर का इंतजाम करो। इधर डॉक्टर लाइन के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ऑरेंज की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर लाइन बड़ा शॉक होता है, कहता है क्या, और वो एक्साइटेड हो जाता है ऑरेंज से मिलने के लिए। अब वो अंदर जाता है। वो ऑरेंज से कहता है तुम ठीक हो ना। ऑरेंज कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लाइन उसे बताता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मदर बनने वाली हो। ऑरेंज को ये बात सुनकर खुशी भी होती है पर उसे एक मोमेंट पर टेंशन होती है कि अब लाइन की फैमिली उसे कैसे एक्सेप्ट करेगी कैसे नहीं। तभी वहाँ पर लाइन का बेटा भी आ जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि उसकी स्टेप मॉम यानी कि ऑरेंज प्रेग्नेंट है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर लायन ऑरेंज को अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाता है और वो चाहता है कि वो इस न्यूज़ को ऑफिशियली एक पार्टी के थ्रू अनाउंस करके सबको बताए कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पर उसके ग्रैंडफादर उन लोगों को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। लायन बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिलहाल मुझे मेरे बच्चे और मेरी वाइफ की फिक्र है, मैं किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं किसी से किसी भी तरीके की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि ऑरेंज और मेरा जो बच्चा है वो सेफ रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑरेंज यहाँ पर ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे हमेशा से प्यार करती थी, उसने कभी भी लाइन की फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाया है। इधर ऑरेंज को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए हैं और ऑरेंज को उनसे भी बात करनी होती है क्योंकि लाइन के पूरे इरादे होते हैं उससे शादी करने के लिए। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। लाइन उसे समझा रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर लेगी, उसके पेरेंट्स तो अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो नहीं बात मानेंगे तो लाइन उनके पैरों में गिर जाएगा, ऑरेंज के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उन्हें एक जगह पर ले जाता है और वो ऑरेंज से कहता है वो लोग तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं देख लूँगा, हिम्मत रखो। ऑरेंज अंदर जाती है, उसके फादर और मदर वहीं बैठे होते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं बेटा तुमने तो घर आना बंद कर दिया, हमारी हाल खबर भी नहीं लेती हो। ऑरेंज कहती है डैड मॉम मैं शादी करने वाली हूँ। ये बात सुनते ही उसके डैड मॉम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके डैड कहते हैं बेटा तुमने तो कभी बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ऑरेंज की मॉम कहती हैं आखिर कौन है वो लड़का जो मेरी प्यारी सी बेटी से शादी करने वाला है।
ऑरेंज यहाँ पर लाइन का नाम लेती है। ये बात सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहने लगते हैं, बेटा वो तुमसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम उन्हें अपने सन इन लॉ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ऑरेंज कहती है, हम बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है, तो इसका मतलब जिस कंपनी में तुम हमें पहले ले गई थी वो उसी की कंपनी थी, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तुमने हमारे पैसे की बर्बादी की है। हमने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि तुम यहाँ आकर रंग रलियाँ मनाओ। ऑरेंज उससे कहती है, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके पेरेंट्स और उसके बीच में एक झगड़ा होने लगता है। ऑरेंज शॉक होती है कि वो क्या बोले क्या ना बोले, वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए, पर उसके माँ बाप बात नहीं मान रहे होते हैं। ऑरेंज अब गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हम शादी कर रहे हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर लाइन आ जाता है। लाइन आकर उनसे कहता है, अंकल आंटी मुझे पता है कि आपको दिक्कत हो रही होगी मुझसे, पर मेरी बात मानिए, मैं आपकी डॉटर को बहुत खुश रखूँगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है, ऑरेंज तुम बाहर जाओ, हमें लाइन से कुछ अकेले में बात करनी है। ऑरेंज अब बाहर जाने लगती है, लाइन की तरफ देखती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वो देख सकता है कि ऑरेंज के डैड उससे कितने ज़्यादा ऑफेंडेड है। अब लाइन को उन्हें मनाने का बस एक ही तरीका है, वो उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है, मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है मेरे और ऑरेंज के बीच में एक बहुत बड़ा एज गैप है। सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करने से पहले 50 सवाल जवाब करेगी, आपको भी सोसाइटी में जवाब देने पड़ेंगे और मैं इस चीज़ को साफ साफ समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वो जो बोलेगी, जितना बोलोगी मैं उतना करूँगा। अब मेरी बात मानिए, आपकी डॉटर बहुत काबिल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ऑरेंज बाहर खड़ी खड़ी इंतजार कर रही होती है, टेंशन में होती है। जैसे ही लाइन बाहर आता है वो उससे कहती है, उन्होंने क्या बोला, क्या तुमसे बदतमीजी की, कुछ गलत बात बोली, मुझे बताओ। लाइन बोलता है, कुछ भी नहीं बोला ऑरेंज, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। ऑरेंज एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, क्या सच में, इतनी जल्दी? और वो उसे टच करने लगती है। लाइन उससे कहता है, हाँ इतनी जल्दी। और वो उसे किस करने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है और कहता है, ये क्या सीन चल रहा है भाई? ऑरेंज ये तो तुम्हारा बॉस है ना? ऑरेंज उससे कहती है, हाँ। और अब हम देखते हैं कि वो अंदर जाकर बैठ जाती है और अपने ब्रदर को सारा मैटर बताने लगती है कि दरअसल मैं और लाइन काफ़ी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मैं लाइन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को यही बताने आई थी कि हम शादी कर रहे हैं। उसका ब्रदर उससे कहता है, तो अब जो पूरी सिटी का इतना रिच बिजनेसमैन है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है? ऑरेंज कहती है, हाँ तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। उसकी फैमिली उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसने एक नई कंपनी स्टार्ट की है जिसमें इन्वेस्टिंग का काम लाइन कर रहा है और यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरेंज अब कंपनी में जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात लीजा से होती है। लीजा उससे कहती है, तो तुमने मेरे बिना अपनी बिजनेस शुरू कर लिया, क्या मुझसे ओपिनियन नहीं लोगी? मैं तो तुम्हारी सबसे बड़ी हेटर हूँ और कह सकती हो सपोर्टर हूँ। ऑरेंज उससे कहती है, ओपिनियन तो मैं बाद में लूंगी, पहले मुझे ये बताओ सू फैमिली के क्या हाल है? लीजा बोलती है, अपनी हद में रहो। ऑरेंज कहती है, मैंने सुना है कि लाइन के अंदर इतनी पावर है कि वो सू फैमिली को डिसॉल्व कर सकता है, इस दुनिया से गायब कर सकता है, उनका नामो निशान मिटा सकता है। तुम्हें डर नहीं लगता है कि लाइन अपनी इस पावर का यूज करेगा और तुम्हारी पूरी फैमिली गायब हो जाएगी? लीजा को गुस्सा आ रहा होता है, वो ऑरेंज से कह रही होती है, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। ऑरेंज कहती है, हाँ चल रही है, क्योंकि तुमने मुझे पावर दी है। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ कि किसी के भी रिलेशनशिप में आके थर्ड पार्टी का रोल प्ले करूँ। मैं बहुत ही सेंसिटिव लड़की हूँ और अगर तुम्हें कुछ और प्रूफ के तौर पे चाहिए तो मैं दिखाती हूँ। लीजा बोलती है, तुम क्या कर लोगी? ऑरेंज यहाँ पर लाइन को कॉल लगा देती है और कहती है कि आपको पता है लीजा मुझे मेरी कंपनी में आके परेशान कर रही है, हमें क्या करना चाहिए? लाइन बोलता है, टेंशन मत लो, सू फैमिली के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स जा चुकी हैं, सारे इन्वेस्टर्स उसके मैंने छीन लिए हैं। तभी लीजा के पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं, चुपचाप से घर चली आओ, तुम जहाँ भी हो तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तुमने मिस्टर लू को ऑफेंड किया है। लीजा भागती हुई घर जाने लगती है। इधर ऑरेंज को देखते हैं जो खाना खा रही होती है, अपना मील एंजॉय कर रही होती है और उसे पता चलता है कि उसके कंपनी में जो दो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स को हायर किया गया होता है, उसके दोस्त को और उस क्लब वाले सिंगर को, उन्हें एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल चुके होते हैं। लोगों ने उसके गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दिया होता है और यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड की एक्टिंग होती है उसको भी एक अच्छा स्लोप मिल चुका होता है। और यहाँ पर ऑरेंज उनकी खुशी से बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि इन सब का नाम उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़ेगा। ऑरेंज भी कहती है, गाइस अब तुम लोगों ने अपनी गुड न्यूज़ मुझे बताई है तो मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। और वो बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और सभी शौक होते हैं। और वो उसके साथ साथ कहती है, एक गुड न्यूज़ और है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम सब अंकल और आंटी बनने वाले हो। और ये बात सुनकर तो उसकी दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, ऑरेंज पर ऐसा कब हुआ, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। ऑरेंज उससे कहती है, ये बहुत पहले की बात नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा था जो मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, मुझे बताओ क्या इसका
बाप कोई और नहीं, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। ऑरेंज कहती है नहीं नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड का डैड है, मतलब लाइन जो है वो पहले जो लाइन का बेटा था वो ऑरेंज का एक्स बॉयफ्रेंड था, अब जो लाइन है वो उसका करंट बॉयफ्रेंड है। और ये बात सुनते ही उसके दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ पर लाइन आता है ऑरेंज का वेडिंग प्रपोजल लेकर और कई सारे गिफ्ट लेकर। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना लाइन का बेटा लेकर आया होता है और उसने ये सब लाइन के कहने पर किया होता है। और वो ऑरेंज को पूरी तरीके से अपनी स्टेप मॉम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। और यहाँ पर ऑरेंज को हर एक गिफ्ट देखना होता है, ऑरेंज हर एक गिफ्ट देख रही होती है, खुश हो रही होती है। और यहाँ पर लाइन के पास इन सारी चीज़ों की न्यूज़ जा रही होती है। लाइन ऑरेंज को कॉल करता है और कहता है क्या तुमने वो वेडिंग ड्रेस ट्राई की जो मैंने तुम्हारे लिए ली है। ऑरेंज उस वेडिंग ड्रेस को देखती है और खुश हो जाती है। अब कहानी का सीन कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ऑरेंज हॉस्पिटल में होती है। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया होता है और उसकी फैमिली से हर जगह से कई सारी ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं। और उसकी दोस्त का भी उसके पास कॉल आया होता है कि जैसे ही वो काम से फ्री होगी वो ऑरेंज से मिलने आएगी। और यहाँ पर जो वो सुपर स्टार मतलब बन चुका है, जो सिंगर जिसको उसने क्लब से उठाया था, उसके कई सारे कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, वो भी ऑरेंज से मिलने आएगा। ऑरेंज अपने कंपनी के लोगों को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर खुश होती है। लाइन से कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ फिक्स हो गया है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। लाइन उससे बोलता है तुम हुई इतनी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। और इन सब सीन्स के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।